उसके बाद हम देखते हैं जुडिशियल पावर्स को। जुडिशियल पावर्स इनके पास क्या क्या होती है। जुडिशियल पावर में अगर हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास अगर हम देख सकते हैं तो आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में हमारे पास जो है वो पार्डनिंग पावर्स हैं। ये प्रेसिडेंट के पास ही होती है पूरी तरीके से, ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ व्हाट, पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर में बेसिकली क्या है कि आपका जो है इसे कहते हैं क्षमादान की याचना, या मतलब कि इसकी शक्तियाँ। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा पार्डनिंग पावर, पार्डन करना। पार्डन में क्या होता है कि आप पूरी तरह से जो है किसी की सज़ा माफ़ करते हैं, पूरी तरह से सज़ा का माफ़ कर देना, सज़ा माफ़ करना, ठीक है। किसी को मृत्यु दंड दे रखा था किसी कोर्ट ने, जैसे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने सारे दरवाजे खटखटा लिए। जो सारे दरवाजे खटखटा लिए होंगे तभी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आया होगा ना। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उनके पास अब आखिरी है, वही है जो मृत्यु दंड को जो है क्या कर सकते हैं, जीवन दान में तब्दील कर सकते हैं। ये पावर, सोच रहे कितनी बड़ी पावर है। और ये पावर सबसे अंततः जो अगर जिस इंसान के पास होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। यही है पार्डन पावर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कई सारे केसेस हैं कई जगह पे, जैसे आप देखेंगे बताते हैं ऐसा कि मतलब आपका जो है प्रतिभा पाटिल ही थी ना हमारी प्रेसिडेंट। इन्होंने 35 लोगों की जो है मृत्यु दंड की जो पेटिशन थी, मतलब मृत्यु दंड से जो बचने की पेटिशन थी, पार्डनिंग की जो पेटिशन थी, 35 लोगों के पेटिशन को जो है माफ़ कर दिया था। उन्होंने उनके मृत्यु दंड को जो है सामान्य कारावास, या यूँ कह लीजिए कि आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। और वो भी ऐसे ऐसे लोग थे जो कोई मर्डर करके बैठा हुआ है, उस बाप के जिसकी 3 बेटियां हैं, ऐसे ऐसे लोगों की जो है आपका मृत्युदंड माफ़ किया गया, जो रेप के आरोपी हैं। कई सारे तो ऐसे रहे जिन पे ऐसा बताया जाता है कि मतलब जो है वो आपका आई विल से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। उन लोगों की भी जो क्या कर दी गई, आपकी जो है सज़ा माफ़ कर दी गई प्रतिभा पाटिल के द्वारा। प्रतिभा पाटिल घूमने की इतनी शौकीन थी कि उन्होंने 22 देशों का शायद मेरे हिसाब से लगता है दौरा किया था, और सरकार के 206 करोड़ रुपए जो है लगवा दिए थे अच्छे खासे। मतलब सी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। मतलब जितने भी प्रेसिडेंट रहे ऐसे, हालांकि इन सब पोस्ट के बारे में इतनी सब बातें इतना पब्लिक डोमेन में करना इज़ नॉट ए गुड थिंग, बट क्या करें, कुछ चीज़ें हैं देख के बुरा लगता है। पूना के अंदर इन्होंने अपना एक भव्य जो है आपका कह सकते हैं कि मतलब बंगलो टाइप जो है बनवाया प्रतिभा पाटिल ने, राष्ट्रपति बनने के बाद रहने के लिए। और वो जो ज़मीन है वो पूना की, वो सारी की सारी ज़मीन किसकी थी, वो सारी की सारी ज़मीन जो थी वो उन बेवाओं की थी जिनके पति जो है हमारे देश की सरहदों पे जो है देश की हिफाजत के लिए अपनी जान देकर बैठे हुए थे, जो देश के लिए शहीद हुए थे। उन शहीदों की ज़मीनों के ऊपर कहते हैं कि प्रतिभा पाटिल ने क्या किया था, अपना बंगलो खड़ा किया था। और आज भी है, आज भी वो वहीं रहती है। बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो भाई क्या बोले। ये इतिहास में हालांकि इस तरह के पहलू बताना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि बहुत रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, लेकिन ये एक हकीकत है जिसको मैंने जब मैंने खुद भी इसके बारे में पढ़ा था तो मैं बड़ा शौक था। मैंने कहा यार तो ये भी मसले हुए देश के अंदर। एक ये है, एक शंकर दयाल शर्मा हमारे देश के राष्ट्रपति थे, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश के जो है पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिसको सेंट्रल प्रोविंसेस कहते थे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, अर्थात हमारे देश के जो है 1992 से लेकर शायद 97 तक का जो टेन्योर जो है उन्होंने हैंडल किया था। एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम। और बताते हैं कि शंकर दयाल शर्मा के पास एक पार्डनिंग का जो है ना केस आया, जहाँ पर उनकी अपनी इकलौती बेटी, ऐसे बताते हैं कि उनकी इकलौती बेटी को जो है एक आतंकवादी ने पंजाब में मार दिया था, एक एंटी नेशनल पर्सनैलिटी ने मार दिया था। और उस एंटी नेशनल पर्सन जो है जिसने मारा था
जब ये प्रेसिडेंट बने तो उसी की जो है क्षमादान की याचना जो है उनके सामने आई थी। उनके मृत्यु दंड को जो है माफ़ करने की जो याचना थी वो प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा के सामने आई थी। शंकर दयाल शर्मा ने क्या किया होगा, आपको क्या लगता है? आपकी बेटी का हत्यारा आपसे जो है वो चाहता है कि उसको जो है क्षमादान दे दिया जाए, और ऐसा बताते हैं कि शायद मेरे हिसाब से बच्चे के साथ थी या बच्चा पेट में था तब मारा था। और ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट के सामने जो है उन्हीं का ही जो है पार्डनिंग का केस आता है, पेटिशन आता है। क्या किया होगा शंकर दयाल शर्मा ने, आप ज़रा मुझे बताएं क्या किया उन्होंने वाकई में, हकीकत में? आप इसको मुझे स्टडी करके बताना, ज़रा कमेंट करना, बताना। एक से एक प्रेसिडेंट रहे हमारे टाइम में, लेकिन प्रतिभा पाटिल के बारे में थोड़ा सा सुनकर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। चलो कोई नहीं। उसके बाद जो है आपका दैट इज़ आर्टिकल 124 का 2। अच्छा, मैं तो अभी इसमें तो मैं गया नहीं डिटेल में। पार्डनिंग के बाद जो है दैट इज़ रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या होता है? रिप्राइव का मतलब होता है जब आप होल्ड पे रख देते हैं किसी की पेटिशन को। जैसे मान लो कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर दे दिया किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी इंसान को जो है, जैसे मान लो मृत्युदंड दे दिया है। अब प्रेसिडेंट देश में है नहीं, प्रेसिडेंट देश के बाहर गए हुए हैं, और ऐसे में वो पेटिशन जो है आ जाता है। तो ऐसे में कुछ टाइम के लिए उसे होल्ड पे रखने के लिए कहा जाता है, और जब तक वो होल्ड पे है तब तक क्या है कि आप उसे फांसी नहीं दे सकते। आप कोर्ट का ऑर्डर भी होगा तब भी फांसी नहीं दी जा सकती है, अगर वो अपने लिए क्या चाहता है, पार्डनिंग पावर्स चाहता है, मतलब पार्डनिंग जो है चाहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो ऐसे केस में क्या है कि रिप्राइव पे रख दिया जाता है कि जब तक नहीं आया है तब तक जो है नहीं किया जाएगा। और एक होता है आपका कम्यूटेशन, कम्यूटेशन, ठीक है, एक होता है कम्यूटेशन, एक होता है रेमिशन, और क्या था यार, एक और था, और कोई भी है क्या? कम्यूटेशन है, चलो कोई नहीं, याद अभी नहीं आ रहा इसमें, एक और था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कम्यूटेशन के अंदर क्या है कि आपका जो एक होता है कि बामुशक्कत कारावास, मतलब कि आपके पास क्या है कि आपका जो, जैसे मतलब वही वाली बात है, आपको 14 साल की जेल मिली है, और 14 साल की जो जेल आपको मिली है या 7 साल की जो जेल मिली है उसमें भी आपको जो है अंदर रहकर कोई ऐसा नहीं है कि बस आपको वो वक्त काटना है, बल्कि वहाँ पर भी आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको पत्थर तोड़ने, आपको एग्रीकल्चर करना है, ये सारे काम अंदर करने हैं, काम बांटे जाते हैं अंदर। आप वहाँ पे खाली नहीं बैठेंगे, आपसे काम करवाया जाएगा, डोंट वरी, पैसा भी मिलेगा। तो फ्यूचर में अगर कहीं कोई स्कोप ना दिखे तो जेल में है एक करियर है वहाँ पे भी, ठीक है, वहाँ पे भी जो है वहाँ पे भी काम के पैसे मिलते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपको दे दिया गया, मान लो 7 साल 14 साल की जेल दे दी गई, और आपको जो है बामुशक्कत कारावास दिया गया है। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मालिक इतना तो रहम करे, 14 साल की तो मैं सज़ा काट लूँगा या 7 साल की तो काट लूँगा, लेकिन जो ये बामुशक्कत जो अंदर कारावास में मुझे जो मेहनत करनी है उससे मुझे थोड़ा सा आराम दिया जाए, क्योंकि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, मुझे जो है डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है भारी भरकम चीज़ों से जो है, इसलिए मैंने मर्डर में चाकू भी छोटा सा यूज़ किया था, चाकू का साइज़ भी बहुत छोटा था, मैं हल्के हल्के काट रहा था, ज़्यादा मैं वज़नदार चीज़ों से मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था अपने कार्य को लेकर। तो मैंने जो अपना कार्य संपन्न किया है कोर्ट के बाहर, वो भी मैंने बड़े ही साधारण से अस्त्रों के साथ जो है मैंने किया है। तो मुझे अंदर जो है कोई ऐसा कार्य दिया जाए, जैसे कुर्सी बनाना हो गया, ये मैं कर लूँगा, बल्कि सबसे पहले कुर्सी तो मैं आपके लिए बनाऊँगा, ठीक है, कुर्सी बनाने का काम हो गया, जो है आपका खाना बनाने का काम हो गया, ये मैं कर लूँगा, नॉर्मल खाना कर, खाना बनाने का काम चला जाए यहाँ से, इससे बड़े पत्थर तोड़ने का काम ज़्यादा ठीक रहेगा हालत ख़राब हो जाएगी, कहना नहीं मालिक कुर्सी बनाने वाला काम हमें दे दे, ये वाला हम काम कर लेंगे, ठीक है, इसमें, या घास काटने वाला हमें तो दे दिया जाए, वो वाला हम काम अच्छा कर लेंगे, गार्डनिंग में सफाई करनी होगी, झाड़ू लगाना होगा, वो वाला हम काम कर लेंगे, ये सब काम हमें दे दो, जो कुछ भी है। तो फिर लगा कि हाँ यार सच में इसकी मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, तो 14 साल की आपकी सज़ा तो हो गई, 14 साल की सज़ा तो हो गई, लेकिन आपके पास जो ये बामुशक्कत में जो आपको ज़्यादा मेहनत करने वाला था, इसका नेचर चेंज कर दिया,
और नेचर चेंज करके जो है आपको क्या दे दिया गया, आपको सॉफ्ट वाला दे दिया गया, चल ठीक है कुर्सी बना लियो। दूसरा वाला होता है जिसको कहते हैं रेमिशन। रेमिशन के अंदर क्या है कि आपका नेचर सेम रहेगा, जैसे आपको 14 साल की सज़ा दी गई थी और प्लस बामुशक्कत कारावास दिया गया था, ठीक है ना। आपको जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया था उसमें आपको क्या करना है, हार्डकोर आपको मेहनत भी करनी थी। तो वो कहा गया कि मेहनत तो तू करेगा, लेकिन हाँ रेमिशन की पेटिशन है तो ये काम कर देंगे हम, इसमें समय कम कर देंगे, तो ये 7 साल 7 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि टाइम कम करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है नेचर को क्या कहते हैं जो है चेंज कर दिया जाता है, ये है कम्यूटेशन। एक होता है मार्शल लॉ, इसमें नहीं आता, मैं अलग से ही आता है लेकिन मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। मार्शल लॉ जो है, मार्शल लॉ में क्या होता है कि सेना में भी जो है आपका क्या होता है, सेना का अपना अलग कोर्ट होता है, ठीक है। सेना जो है वो जुडिशरी के रास्ते से जो है इंसाफ या सज़ा जो है ना नहीं दिलवाती अपने सेना के लोगों को। सेना में भी कुछ होते हैं जो आउट ऑफ द लॉ चले जाते हैं। अब आप जैसा ही कोई जोशीला था, उसको जो है बारामुल्ला में अपॉइंट कर दिया, या उसको जो है पूंछ में या उरी में अपॉइंट कर दिया गया, और वो जो है वो थोड़ा ज़्यादा जोशीला है, साफ ऑर्डर है, इंटरनेशनल ऑर्डर से बल्कि, कि एलओसी को क्रॉस नहीं करना है। आपको गुस्सा आ गया, पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच हुआ, इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीत गया, हमें चिढ़ा रहा था, दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक डांस कर रहा था हमारे सामने, ठीक है। इस पर आपको गुस्सा आ गया, आपको गुस्सा हुआ तो आप जो है एलओसी क्रॉस कर गए, और एलओसी क्रॉस करके जो है वहाँ पे जो उनकी बटालियन थी उस बटालियन को आपने समेटा, और वहाँ जाकर उनके सामने जाके खड़े होकर आपने दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक जो है डांस किया। तो कर तो दिया, इन्जॉयमेंट तो आ गया, लोगों को भी बड़ा मज़ा आया, हमें भी बड़ा सुन के अच्छा लगा, लेकिन ये बात जो है आउट ऑफ द क्या है आपका जो है मार्शल लॉ है, जो आर्मी का जो कानून है उस कानून को आपने तोड़ा है। तो आर्मी का कानून जो है, कानून व्यवस्था जो है आपको क्या करेगी, आपको सज़ा देगी भाई, उनका एक लॉ है, ठीक है। और उसके तहत ये सज़ा तो चलो वहाँ पे तो हो सकता है कि आपको या तो बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि भाई अगर आप इस सेंसिटिव जोन के हैं, आप देखेंगे मूवी है साउथ की मूवी अल्लू अर्जुन की सूर्या, हाँ सूर्या मूवी के अंदर क्या होता है कि वो ऐसे ही होता है, उसको बॉर्डर पे जाने का शौक़ होता है, और जब भी होता है वो एकदम वो कहता है कि माफ़ करना गुस्सा आ गया था, तो वो जो वो जो गुस्सा आ गया था ना, तो इस गुस्से से डर रहे थे सारे के सारे, तो इसलिए उसको क्या कहा गया कि किसी साइकोलॉजिस्ट से जो है शायद मेरे हिसाब से लिखवा के लेके आओ कि हाँ यू आर मेंटली ओके, देन वी विल रिक्रूट यू और रेदर डिप्लॉय यू ऑन द बॉर्डर्स। तो यही चीज़ है कि आपको हो सकता है कि वहाँ से निकाल दिया जाए और कहीं और रखा जाए, या हो सकता है आपको बर्खास्त ही कर दे, या मान लो कि इत्तेफाक से आपने, इत्तेफाक से नहीं, ये तो जानबूझ के ही होना चाहिए, तभी जाके मैं आपको ये समझा पाऊँगा। आपने जानबूझ के जो है आपने अपने आसपास, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कभी आर्मी में भी कभी कभी बहस हो जाती है, आपस में भी बहस हो जाती है, आपको गुस्सा आ गया, आपको चिढ़ा रहा था, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो इसीलिए मेरे को ये बताना पड़ रहा है। तो गुस्सा आ गया और ऐसे में क्या कर दिया आपने, जो है बंदूक लेकर जो निशाना आपको सरहद के पार लगाना था वो आपने अपने ही आर्मी पे लगा दिया, और ऐसे करके आपने अपनी बटालियन को जो है समेट दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में आपके खिलाफ़ क्या चलेगा, आपके खिलाफ़ जो है यही मार्शल लॉ लगेगा, और मार्शल लॉ में हो सकता है कि आपको जो है सजाए मौत दी जाए, और अगर ऐसा देते हैं तो उस वाले सजाए मौत में भी अगर आखिरी अधिकार किसी इंसान के पास है जो आपके सजाए मौत को रोक सकता है, तो वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ओनली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हीं के पास पावर है कि आपके इस पर्टिकुलर चीज़ को रोक सके। तो ये आपके पार्डनिंग पावर्स हैं, आर्टिकल 72, ठीक है, आर्टिकल 72 में ये सारी बातें डिटेल में बता रखी है, और यही क्या है जुडिशियल पावर्स के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद है एक आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 इसके साथ आता है, ऐड करके चलता हूँ मैं, आर्टिकल 143 इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, प्रेसिडेंट्स रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि मान लो कि कभी कोई ऐसा मसला हो गया जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समझ ही नहीं पा रहे कि यार यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ पे कानूनी तरीके से करना क्या चाहिए, ये समझ नहीं आ रहा यार। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, उनको भाई किसी से सलाह तो लेनी पड़ेगी ना, लेकिन जो खुद सबसे टॉप पे बैठा है वो किससे सलाह ले। तो ऐसे में एक आर्टिकल है आर्टिकल 143 जहाँ पे बता रखा है कि जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सबसे बड़े आला जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे क्या ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। और वो सिर्फ एडवाइस देंगे,
उसे मानना है या नहीं मानना वो प्रेसिडेंट खुद तय करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक केस बताता हूँ, बहुत अच्छा केस है, बेरूबारी यूनियन केस है 1960 का। 1960 में एक केस हुआ था जिसका नाम है बेरूबारी यूनियन केस। उस टाइम पे हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे आपका जो है दैट इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने, मतलब हमारे नेहरू जी के सामने क्या हुआ कि नेहरू जी चाहते थे कि हमारे जो पूर्वी पाकिस्तान है उस पे सरहद के कुछ मसले थे, वो मसले सुधर जाए। हमारे कुछ हिस्से थे, कुछ एरिया थे जो कि हमें पाकिस्तान को देना था और कुछ हिस्से जो थे वो पाकिस्तान को हमें देना था। मैंने पहले ही कहा कि भारत के अंदर जो है भारत से जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान एक तरफ से नहीं दिया गया था बल्कि दो तरफ से दिए गए थे। एक आपका पूर्वी तरफ से दिया गया था और एक पश्चिमी तरफ से दिया गया था। पश्चिमी वाला आज भी मौजूद है, नक्शे पे आज भी मौजूद है तो वो भी मौजूद, लेकिन वो पाकिस्तान के रूप में नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान अब क्या बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है। तो वो पूर्वी पाकिस्तान के साथ एक मसला था। उसमें क्या था कि बेरूबारी नाम का एक प्लेस था जो कि क्या करना था, हमें उसको देना था और उसके बदले में शायद मेरे हिसाब से कूच विहार का इलाका था, आई थिंक मेरे हिसाब से पाकिस्तान का। मैं केस स्टडी का भी एक रखूँगा आपके साथ सेशन, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में, तब तक आप समझने के लिए ले। तो वहाँ से वो एरिया हमें लेना था और हमें देना था। जब पाकिस्तान दोनों साइड बना तो क्या हुआ कि इसको लिखने वाले जो थे मतलब जिन्होंने बॉर्डर बनाया था, जिन्होंने डिवाइड किया था, उसका नाम था सीरियल रेडक्लिफ। तो सीरियल रेडक्लिफ जो है वो 7 समंदर पार ब्रिटेन में रहने वाला सिविल सर्वेंट, उसको क्या ही पता है भारत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। तो वो आया, उससे बोला कि मालिक इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन करना है तो बोला तो कर देंगे यार, क्या दिक्कत वाली बात है। कह रहा लेकिन कैसे करेंगे, बोला बहुत सिंपल है, मैप लेके आओ मेरे सामने फटाफट, अभी बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मैप को सामने रखा और मैप में उन्होंने कुछ नहीं किया, थाने को कनेक्ट कर दिया। ये थाना, ये थाना, ये थाना, ये थाना, इसके इधर पाकिस्तान, इसके इधर हिंदुस्तान, ये थाना, ये थाना, ये थाना, ऐसे करके ये इधर पाकिस्तान, ये इधर हिंदुस्तान, ये इन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया और ऐसे करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गए 2 देश। अब दिक्कत की बात क्या है कि कुछ लोगों का काम पाकिस्तान में रह गया, घर जो है वो हिंदुस्तान में रह गया। कुछ लोगों का घर जो है वो रह गया पाकिस्तान के अंदर, कुछ लोगों का काम रह गया हिंदुस्तान के अंदर, और ये दिक्कत हो गई। और इस वजह से उन लोगों को इतनी समस्या होती थी। बहुत सारे लोग जो हैं, जिन लोगों के घर जो है भारत में थे, लेकिन उनके रिश्तेदार जो रहते थे वो पाकिस्तान में थे। और जो आज तक जो एक मोहल्ले और एक कस्बे के अंदर रहने वाले लोग थे, आज वो 2 देश बन चुके हैं। उनको पता ही नहीं चला कि रातों रात कब लकीर खींची और ये जो मोहल्ला था मोहब्बत वाला, ये मोहल्ला मोहब्बत वाला जो है 2 देश में बदल चुका है। और वो भी कौन कौन सा देश का नाम भी क्या है, एक तरफ हिंदुस्तान तो एक तरफ पाकिस्तान। तो ये काफ़ी मतलब कि आज के हिसाब से आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इट इज़ वेरी कॉमन थिंग। आप जब उस हिसाब से उस वक्त के हिसाब से सोचेंगे, आपको लगेगा कमाल है यार, कैसे रहा होगा वो दौर, कैसा रहा होगा अपने आप में। ऐसी एक जगह है बेरूबारी। तो बेरूबारी जो है वो हमें देना था। अब हमारे देश के संविधान के अंदर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 1 कहता है कि ये हमारा भारत है, और अनुच्छेद 2 कहता है कि हम किसी दूसरी टेरिटरी को अगर लेना चाहे तो वो हमारी पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो, मतलब हमारे देश के सरकार के पास अधिकार है कि वो कर सकती है, वो ले सकती है। कोई और टेरिटरी अगर हमसे मिलना चाहे हम उसको ले सकते हैं। जैसे पूर्वी पाकिस्तान दोबारा हमसे मिलना चाहे हम ले सकते हैं। हम किसी दूसरे देश की टेरिटरी को अपने अंदर मिला सकते हैं, लेकिन मसला इस बात का था कि क्या हम अपने देश की टेरिटरी को किसी दूसरे को दे सकते हैं। समझ रहे हो कि मसला क्या है। हम किसी दूसरे देश को अपने में इन्वॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे देश की पार्लियामेंट या हमारे देश की सरकार ये कर सकती है कि हमारे देश का कुछ हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दे। और पॉलिटिशियंस, खासकर अपोजिशन को क्या चाहिए होता है, मौका। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सारे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नहीं थे उस टाइम पे, शायद पंडित दीनदयाल उपाध्याय होंगे, लेकिन काफ़ी सारे देखे थे आरएसएस के जो है लीडर्स उस टाइम पे थे। और जनसंघ हो गया, आपका पूरा दल था ही उस टाइम पे। तो सारे के सारे जो हैं ये सड़कों पे उतर आए और इन्होंने कहा कि जो है नेहरू देश को बेच रहे हैं, नेहरू देश को जो है बेच रहे हैं, पाकिस्तान को जो है ज़मीनें दे रहे हैं। और ये जो एक बॉर्डर डिस्प्यूट का मामला था जिसमें क्या करना था, जिसमें आपका जिन ज़मीनों को हिंदुस्तान चाहता था कि पाकिस्तान को दे दे और पाकिस्तान से भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं ले रहे हैं। तो ये एक म्यूचुअल जो है आपका एग्रीमेंट था, अंडरस्टैंडिंग थी। इसके तहत तो नेहरू जी ये फैसला लेके आए। तो भाई इन्होंने अब यहाँ पे सारे सवाल उठाने लग गए कि क्या नेहरू जी के पास ये पावर है कि इंडिया की किसी टेरिटरी को किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। ऐसा लिखा ही कहाँ है ये बताओ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में।
ये तो लिखा हुआ है कि किसी दूसरे की टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन अपनी टेरिटरी को किसी दूसरे को दे सकते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? बस अपोजिशन ने यही पकड़ लिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बैकलॉग यहाँ पे जो है, एक लॉफुल जो है यहाँ पे मिल गया अपोजिशन को, और अपोजिशन ने पकड़ लिया कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप टेरिटरी दे सकते हैं। लेने का तो प्रावधान अनुच्छेद 2 में है, देने का कहाँ है? अब नेहरू जी टेंशन में आ गए कि यार बात तो सही है। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि ऐसा ऐसी बात हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, और 61 में इलेक्शन था, और इलेक्शन से पहले होते हैं ऐसे बवाल। बस अब वो चाहते थे कि नहीं नहीं यार, मेरे को एंटी नेशनल प्रूव करने में लगे पड़े हैं लोग, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि एक बॉर्डर के डिस्प्यूट में वहाँ के लोग जो हैं, हमारी चंद मतलब गलतियाँ कह लें या जो भी हालात थे उसकी वजह से जो है वहाँ के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पर उनको बॉर्डर क्रॉस करके लोग मजबूरन जाना पड़ता है, काम है, बच्चे हैं, अपना परिवार है, अपने रिश्तेदार हैं, और इस बॉर्डर क्रॉस के चक्कर में पाकिस्तानी क्या कर देते हैं कि वो बंदूक चला देते हैं, वो गोली चला देते हैं, और गोली चलाने की वजह से कई से लोग मर जाते हैं। तो ये रोज़ की मारधार को रोकने के लिए, ये खून खराबा रोकने के लिए ये फैसला लेना ज़रूरी है, लेकिन समझ नहीं रहे अब क्या समझाए लोगों को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यार बात तो तुम्हारी एकदम गंभीर है नेहरू, लेकिन यार सही बताऊं तो सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है क्योंकि यार बात तो एकदम सही पकड़ ली यार अपोजिशन ने, तो क्या करे। तब इस्तेमाल किया आर्टिकल 143 का। डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत पहुँचे हुए इंसान थे, वो जानते थे कि भविष्य में ऐसी दिक्कतें आएंगी, तो इन्होंने इसीलिए जो है आर्टिकल 143 को पहले ही डाल दिया कि कभी कोई दिक्कत हो प्रेसिडेंट क्या कर सके, आपका एडवाइस ले सके। किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो वो गए। जब जब देश में कभी प्रधानमंत्री स्ट्रांग होता है ना, तो अक्सर ऐसा रहता है कि जो आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो थोड़े से टिल्टेड रहते हैं मतलब कि प्रधानमंत्री की तरफ। वो प्रधानमंत्री का जो ऑरा बहुत बड़ा होता है। जब प्रधानमंत्री का ऑरा बड़ा होगा तो आप देखेंगे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो थोड़ा सा लेजिस्लेचर की साइड आ जाते हैं, मान जाते हैं बात। तो बस वही था, और नेहरू इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे, तो इस चक्कर में जो है CJI ने कहा कि सरकार अगर मसलों का अगर समाधान निकालने के लिए अगर इस तरह का फैसला लेना चाहे तो सरकार टेरिटरी को एक्सचेंज भी कर सकती है। और ये टेरिटरी देना नहीं है, ये टेरिटरी एक्सचेंज करना है। हम टेरिटरी दे नहीं रहे हैं किसी को, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हम बदले में टेरिटरी ले भी रहे हैं। तो ये एक्सचेंज है, ये किसी को देना नहीं है। तो ऐसे करके जुडिशियरी ने एडवाइस किया, और उसके प्रेसिडेंट ने बताया कि हाँ भाई ऐसा कर लो, ऐसा कह रहे हैं। इसी से एक चीज़ और याद आ गई कि जुडिशियल पावर में एक पावर प्रेसिडेंट के पास और है, दैट इज़ आर्टिकल 124 का 2। सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। हालांकि कॉलेजियम करता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसका हिस्सा होते हैं, शपथ तो यही दिलवाते हैं। और इसी तरीके से आपके हाई कोर्ट के भी जजों को जो है उनको भी उनका आर्टिकल 217 का 1 है शायद, इसमें भी कौन है? हाई कोर्ट के जजेस को वो भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये भी कॉलेजियम चुनता है, लेकिन उसमें हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट खुद होते हैं। तो ये जो है 2 आर्टिकल इसके भी हैं। एक आर्टिकल 72 हो गया, 143 हो गया, 124 का 2 हो गया, 217 का 1 हो गया। ये जो 4 हैं, ये 4 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंटली माने जाते हैं कि जुडिशियल पावर्स में आते हैं। अब आप आर्टिकल याद रखेंगे तो आपको जो है पावर्स भी याद रहेगी। अब याद करना आसान है, जैसे कि आप देखेंगे प्रेसिडेंट के पावर को। अब आपसे बोल दिया कि भाई पावर कौन कौन सी होती है, तो आपने कहा कि भाई कार्यपालिका के अंदर भी कुछ ना कुछ करते हैं, न्यायपालिका में भी करते हैं, विधायिका में भी करते हैं, तो 3 पावर तो ये हो गई। उसके बाद इमरजेंसी आपातकाल की पावर की शक्तियाँ हैं। पार्डनिंग की पावर मैंने आपको दिखाई दी, पार्डनिंग की पावर अलग से बता देते, लेकिन मैंने आपको जुडिशियल पावर में भी बता दिया, ठीक है ना। क्षमादान की जो क्या शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स की पावर इनके पास है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा है कि आप दिखाना चाहे तो बहुत पावर दिखा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वही तो नहीं, वो जो टाइटल है वही थोड़ा याद रखना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बतानी पड़ेगी। तो आर्टिकल के थ्रू चलेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो मैंने आज 3 बता दिया आपको, लेजिस्लेटिव बता दिया, उसके बाद मतलब एग्जीक्यूटिव बता दिया, लेजिस्लेटिव बता दिया, और जुडिशियल बता दिया, 3 बता दिए। बाकी इसके बाद अगली क्लास में इमरजेंसी पावर्स मैं बता दूंगा, और आपको जो है डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या होते हैं, वीटो पावर्स, अच्छा वीटो पावर भी है प्रेसिडेंट के पास, ये भी बताना है, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट होती है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ठीक है, तो इस चक्कर में चाहता हूँ कि अगली क्लास में जो है डिटेल में, क्योंकि बहुत अच्छी बातें हैं इसके अंदर कहने और समझाने के लिए और शेयर करने के लिए, बट थोड़ा सा अंदर से एनर्जी में चाहता हूँ कि आ जाए थोड़ी सी। तो मैं
नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करता हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल माय कॉन्फैक्ट्स, जुड़े रहे। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई मॉडिफिकेशंस, कोई सजेशन की अगर गुंजाइश है तो आप ज़रूर दें, ठीक है, आप ज़रूर रखें, जिससे कि हम उसको भी आगे प्रोसीड कर सकें। थैंक यू सो मच।